हेलो एवरीवन। अभी हम लोग सॉलिड मैकेनिक्स का लेक्चर नंबर 3 पे है। 2 आई होप देख लिए होंगे, ठीक है। 1 2 अपलोड कर दिया गया था। 3 में हम लोग देखना है टेंशन टेस्ट फॉर माइल्ड स्टील देख लिए थे। इसका ग्राफ को हम लोग को देखना था, है ना। एक ग्राफ देखना था, तो बोले थे बोर्ड पे बताएंगे, तो बोर्ड पे ही बता रहे हैं। लेकिन उससे पहले किन्हीं का डॉट आया था कि टेंशन टेस्ट फॉर माइल्ड स्टील में यही तो आप लोग को भी बोलते हैं कि अगर पढ़िए तो कहीं कुछ डॉट एराइज होता है तो आप हमें जरूर बताएं, ठीक है। मेरा कॉन्टेक्ट नंबर भी आप सभी के पास होगा, ठीक है। तो आप जरूर एक बार पूछे अगर कहीं पे डॉट एराइज होता है। तो उनका डॉट यही था सिर्फ कि जैसे कि हम माइल्ड स्टील लेते हैं, जो आपके घर में छड़ आता है या जो भी आता है, वो कैसा होता है, यूनिफॉर्म होता है। क्या होता है? यूनिफॉर्म होता है। यूनिफॉर्म मतलब सभी लेंथ सभी का एरिया बराबर होता है। मतलब यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे क्या है, ज़्यादा है। यहाँ पे मतलब यहाँ पे ये जो लेंथ है ये ज़्यादा है, यहाँ भी लेंथ ज़्यादा है, लेकिन इसकी लेंथ क्या है, कम है। यानी ऐसा बोले तो यहाँ पे एरिया ज़्यादा है, यहाँ पे एरिया क्या है, कम है। तो ऐसा क्यों, ठीक है। तो इसलिए ऐसा है क्योंकि हम जब यूटीएम मशीन देखे होंगे, यूटीएम देखे नहीं देखे, तो यहाँ पे छोटा सा बना रहे हैं। मान लीजिए इस तरह से रहता है, इस तरह से रहता है, इस तरह से नीचे से प्लेट रहता है, एक ऊपर से प्लेट रहता है, ठीक है। ये प्लेट जैसा समझेंगे, इस तरह से प्लेट रहता है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, दूसरा कलर से बनाते हैं। यहाँ पे मान लीजिए ये रड को हम डालेंगे, क्या करेंगे, रड को डालेंगे। तो रड डालने पे देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है, रड को दोनों फोर्स लगा। अब इसको पकड़ के ऊपर खींचेंगे, इसको ऊपर खींचेंगे, इसको नीचे खींचेंगे, ठीक है। तो पकड़ने के लिए ग्रिप होना चाहिए ना, ग्रिप देंगे तब ना पकड़ाएगा। ऐसा तो हम मानते हैं कि यहाँ पे ऐसे करके इधर से टेंसाइल फोर्स होगा, इधर से टेंसाइल फोर्स होगा, लेकिन ये तो एज्यूम ही नहीं कर सकते हैं। जब इसको एक्चुअली में यूटीएम मशीन में डालेंगे, यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन में डालेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे पकड़ेगा, इसको ऐसे करके पकड़ेगा मशीन, यहाँ भी इसको पकड़ेगा। तो यानी पकड़ने का मतलब क्या, दबा रहा है मतलब क्या, कंप्रेसिव फोर्स। खींच भी रहा है, यानी इंड पे, दोनों इंड पे कंप्रेसिव फोर्स भी आ रहा है, टेंसाइल फोर्स भी आ रहा है। तो यहाँ इस लेंथ के, इस एरिया के अकॉर्डिंग, जो आपका ये लेंथ है, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे फ्रैक्चर जल्दी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दोनों आ रहा है, टेंसाइल फोर्स भी एक्ट हो रहा है और कंप्रेसिव फोर्स भी हो रहा है। तो इसलिए इसको एरिया को हम क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। यहाँ पे मटेरियल ज्यादा डालते हैं ताकि ये मतलब कि जो फेलियर है, इंड पे फेलियर ना आए। समझे बात को? इसलिए देते हैं क्योंकि यहाँ मेन रीजन यही है कि यहाँ पे कंप्रेसिव फोर्स पकड़ रहा है, मतलब कंप्रेस, दबा रहा है मतलब कंप्रेसिव फोर्स भी आ रहा है, टेंसाइल खींचेगा तो टेंसाइल फोर्स भी आएगा। तो इंड में फ्रैक्चर ना मिले, इसलिए वहां पे हम क्या करते हैं, मटेरियल ज्यादा दे देते हैं, यानी एरिया को क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। क्लियर? चलिए अब आते हैं, समझते हैं इसको। यही डाउट था बस। तो समझ गए होंगे क्यों क्यों मोटा दे रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो इंड पे फेलियर ना मिले, ठीक है। इसलिए यहाँ पे दे रहे हैं, थोड़ा सा डंबल शेप का दे रहे हैं, थोड़ा सा वहाँ पे मटेरियल ज्यादा दे रहा है ताकि कंप्रेसिव फोर्स, टेंसाइल फोर्स दोनों एक्ट हो और दोनों को क्या कर पाए, ये रजिस्ट कर पाए, ठीक है। चलिए अब आते हैं। तो अभी जो हम लोग टेंशन टेस्ट फॉर माइल्ड स्टील देख रहे थे कि अगर हम माइल्ड स्टील पे टेंसाइल फोर्स लगाते हैं तो उसमें क्या देखने को मिलेगा, क्या बिहेवियर देखने को मिलता है। तो उसी का ग्राफ है, इसी ग्राफ के अकॉर्डिंग उसमें वेरिएशन होता है, ठीक है। मतलब क्या क्या चेंजेज होता है उस स्टील में, जब हम उस पर टेंसाइल लोड लगाते हैं तब हमको क्या क्या देखने को मिलता है। तो उसी का ग्राफ अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं, यानी हम लोग ग्राफ से समझने वाले हैं। तो सबसे पहले हम ग्राफ में सबको नाम लिख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो एंगल होता है माइल्ड स्टील के लिए, एक सेकेंड, ये तो इरेज हो गया, एक सेकेंड, यहां से इसको बना देते हैं पहले, ठीक है। चलिए अब सबसे पहले नेमिंग कर देते हैं। यहाँ पे जो एंगल होता है वो 89.9 डिग्री होता है। किसके लिए? माइल्ड स्टील का। ये ग्राफ किसका है, ऊपर लिख देते हैं। ये 4 ऐसे आपका नोट्स में दिए ही है, ठीक है। 4 माइल्ड स्टील 89.9 डिग्री होता है। अब इसको हम लोग इसको क्या बोलते हैं, प्लास्टिक रीजन बोलते हैं, इलास्टिक रीजन बोलते हैं। इस रीजन को हम लोग क्या बोलते हैं, इलास्टिक रीजन, ठीक है। पहले सबको नेमिंग कर देते हैं, उसके बाद समझाते हैं। यहाँ पे इसको हम लोग बोलते हैं इलास्टिक रीजन, इलास्टिक रीजन। इसको हम लोग बोलते हैं प्लास्टिक रीजन, इसको क्या बोलते हैं, प्लास्टिक रीजन। ये हो गया आपका प्लास्टिक रीजन। इलास्टिक प्लास्टिक क्या होता है ना, इलास्टिक रीजन वो रीजन होता है जहां से अगर हम लोड हटाए तो फिर से वापस अपने शेप में आ जाए। मतलब कोई चीज को हम खींच रहे हैं, पकड़कर खींच रहे हैं और छोड़ेंगे तो फिर से अपने शेप में आ जाएगा। तो उस रीजन को क्या बोलते हैं, इलास्टिक रीजन बोलते हैं। प्लास्टिक रीजन क्या होता है कि वैसा रीजन, अगर हम कोई चीज को पकड़ के, जैसे माइल्ड स्टील को हम पकड़कर खींच रहे हैं, तो खींचने के बाद वो खिंचा गया है, तो अगर लोड हटाएंगे तो फिर से अपने वापस शेप में नहीं जाएगा। मान लीजिए कोई, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल देते हैं, मान लीजिए कोई ऐसे खींच रहे थे बाहर से, ऐसे लोड दोनों तरफ से खींच रहे हैं इस स्टील को, तो पहले 4 मीटर का था,
फिर देखिए कि अगर लोड लगाने पे खींचने पे ये 4.2 मीटर का हो गया, कितना हो गया 4.2 मीटर को। अब लोड हटा देते हैं, तो लोड हटा देते हैं 4.2 मीटर से फिर से 4.2 मीटर से फिर से 4 मीटर हो गया। तो इसका मतलब किस में है, इलास्टिक रीजन में था, ठीक है। अगर मान लीजिए कोई 4 मीटर है और उसको खींचने के बाद 4.5 मीटर हो गया, 4.5 मीटर हो गया, आप फिर से लोड छोड़ देते हैं तो ये 4.5 मीटर का 4.5 मीटर ही रह गया, मतलब खींचा गया, अब वो अपने शेप में नहीं आएगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं प्लास्टिक रीजन। क्लियर, अभी और समझाएंगे इसके बारे में। अभी ओवरव्यू दे दिए कि इलास्टिक रीजन क्या है, प्लास्टिक रीजन क्या है। इस रीजन को स्ट्रेन हार्डनिंग बोलते हैं, इस रीजन को क्या बोलते हैं, स्ट्रेन हार्डनिंग, स्ट्रेन हार्डनिंग रीजन, ठीक है। ये रीजन में क्या होता है ना कि अगर हम स्ट्रेस बढ़ा रहे हैं तो स्ट्रेन भी बढ़ेगा, ठीक है, लेकिन स्ट्रेस कम ही बढ़ाने पे स्ट्रेन ज्यादा बढ़ रहा होता है, ठीक है। अभी सभी पॉइंट को समझा रहे हैं। स्ट्रेन हार्डनिंग इसको बोलते हैं, स्ट्रेन हार्डनिंग रीजन, ठीक है। इसको बोलते हैं स्ट्रेन सॉफ्टनिंग रीजन, इसको बोलते हैं स्ट्रेन सॉफ्टनिंग रीजन, ठीक है, सॉफ्टनिंग रीजन। अब समझिए क्या होता है इसमें। अच्छा, उसके बाद सुनिएगा, सबसे पहले सुनिएगा, पहले इसे ओवरव्यू बता देते हैं। मान लीजिए कि इस पे कुछ लोड लगा रहे हैं और लोड को क्या बोल रहा है कि छोड़ने के बाद फिर से अपने शेप में आ जा रहा था, तो उसको इलास्टिक रीजन बोल रहा है, ठीक है। फिर क्या होगा, ऐसा रीजन आएगा जहां पे अगर हम इतना दूर लोड को अगर हम लगा रहे हैं, लोड को लगा रहे हैं और उसमें कुछ खिंचाव आ गया है और छोड़ने के बाद वो फिर से अपने शेप में नहीं जाएगा, तो नहीं जाएगा तो उसको क्या बोलते हैं, प्लास्टिक रीजन बोलते हैं। फिर क्या होता है ना कि उस पर अगर हम फिर और लोड लगाएं क्योंकि हम प्लास्टिक रीजन में आ गया है, मतलब अब फिर से वो अपने शेप में नहीं जा सकता है, लेकिन उसके बावजूद भी और लोड लगा रहे हैं, तो और लोड लगाने पे यहाँ पे नेकिंग पॉइंट बनता है। क्या होता है, नेकिंग पॉइंट। नेकिंग पॉइंट का मतलब कि वहां का एरिया, जैसे ये पहले रड था, ध्यान से सुनिएगा, ये रड था, तो इसका शेप अब कैसा हो जाएगा, यहाँ पे घट जाएगा, एरिया क्या हो जाएगा, घट जाएगा, ऐसे करके एरिया क्या हो जाएगा, घट जाएगा, ठीक है, ऐसा बन जाएगा। कौन सा, कहां पे आते आते अगर आप ई पॉइंट पे आ गए तब ऐसा बन जाएगा, यानी जो पहले यहाँ एरिया था वो देखिए घट गया ना। अब कितना परसेंट लगभग घटता है, 50% से 50% तक एरिया घट जाता है। किस पॉइंट तक आते आते, ई पॉइंट तक आते आते, तो इसी को नेकिंग पॉइंट कहते हैं। नेकिंग मतलब देखिए गर्दन जैसा बन गया, तो शायद इसीलिए इसका नाम रखा होगा नेकिंग पॉइंट। तो ई पॉइंट पे क्या होता है, नेकिंग पॉइंट होता है, ठीक है। अच्छा, उसके बावजूद भी और लोड लगाएंगे तो इसको हम लोग बोलते हैं फ्रैक्चर पॉइंट। इसको क्या बोलते हैं, फ्रैक्चर पॉइंट। यानी यहाँ के जो रड है आपका, बार है, वो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, ठीक है। यानी लोड जैसे देखिएगा क्या हो रहा है, मतलब क्या कर रहे हैं कि लोड जैसे जैसे बढ़ाते जा रहे हैं वैसे वैसे ग्राफ बनते जा रहा है। अगर हम पहले छोटा सा लोड लगाए हैं तो ए पॉइंट, अब समझिए, अब समझाते चल रहे हैं, ए पॉइंट को समझ रहे हैं आप। ए पॉइंट तक क्या हो रहा है कि अगर हम लोड लगा रहे हैं यहाँ पे, तो लोड लगाने पे उसमें क्या हो रहा है कि जितना स्ट्रेन हो रहा है उतना ही स्ट्रेस हो रहा है। यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है, यानी जितना स्ट्रेन लगा रहे हैं, जितना स्ट्रेस लगा रहे हैं उतना ही उसमें स्ट्रेन मिल रहा है, मतलब उसमें कोई भी वेरिएशन देखने को नहीं मिल रहा है। वो एक क्या है, स्ट्रेट लाइन है। क्या है, स्ट्रेट लाइन है। यानी हम कह सकते हैं कि यहीं तक हुक्स लॉ वैलिड होता है। यहाँ तक क्या होता है, हुक्स लॉ वैलिड। समझिएगा, यहाँ पे समझते हैं, एक सेकेंड ग्राफ बना लेते पहले। ये आपका मान लीजिए ग्राफ हो गया। ये क्या था, अभी बोल रहे थे स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन यहाँ पे 89.9 डिग्री है, तो यहाँ पे भी एंगल क्या होगा, 89.9 डिग्री होगा जब स्ट्रेट लाइन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी एंगल क्या होगा, इसको और स्ट्रेट बना देते हैं थोड़ा सा, तो यहाँ पे क्या होगा, 89.9 डिग्री होगा। मतलब ये क्या है, स्ट्रेट लाइन है। यहाँ पे क्या था, सिग्मा था, यानी स्ट्रेस था, यहाँ पे क्या था, स्ट्रेन था। तो आप एक चीज पढ़े होंगे या नहीं पढ़े होंगे तभी बता रहे हैं, यंग्स मॉडुलस। यंग्स मॉडुलस क्या होता है, पहले इसका नाम सुन लीजिएगा। यंग्स मॉडुलस क्या होता है, यंग्स मॉडुलस, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ई को बोलते हैं यंग्स मॉडुलस। इसके बारे में सुन लीजिए पहले। यंग्स मॉडुलस होता है ना कि द रेशियो ऑफ स्ट्रेस टू स्ट्रेन, द रेशियो ऑफ, लिख लीजिएगा कहीं पे, द रेशियो ऑफ, ऐसे सभी चीज आपको पढ़ने को मिलेगा। तो देख रहे हैं कभी कभी कुछ कुछ पॉइंट पहले मिल जा रहा है, तो उसको अभी थोड़ा सा डिस्कस कर देते हैं, फिर जब मिलेगा तब उसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो अभी इसका पहले डिफिनेशन जान लीजिए कि यंग्स मॉडुलस है क्या। तो द रेशियो ऑफ स्ट्रेस टू स्ट्रेन, ठीक है। स्ट्रेस बटा स्ट्रेन, यानी स्ट्रेस मतलब सिग्मा, स्ट्रेन मतलब एप्सिलॉन। तो स्ट्रेस बटा एप्सिलॉन को हम लोग क्या बोलते हैं, यंग्स मॉडुलस बोलते हैं। तो हम जानते हैं tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, p बटा b होता है। तो tan थीटा इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, p बटा b, मतलब सिग्मा बटा क्या, सिग्मा बटा एप्सिलॉन। तो इसी को अभी हम क्या बोल रहे थे, यंग्स मॉडुलस। इसी को हम लोग क्या बोल रहे थे, यंग्स मॉडुलस, ठीक है। तो अब अच्छा, इसके बाद सुनिएगा, यंग्स मॉडुलस है, तो यहाँ पे हम इसको इसी तरह से लिख सकते हैं, सिग्मा इक्वल टू ई इंटू एप्सिलॉन। अगर हम यंग्स मॉडुलस को हटा देते क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सिग्मा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, ठीक है, यानी स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। तो इसका मतलब कि इस रीजन में जो आपका स्ट्रेट लाइन था, उस रीजन में क्या होता है, हुक्स लॉ वैलिड होता है। और हुक्स लॉ ही बताता है, हुक्स लॉ ही बोले ना, एक दो पॉइंट कुछ एक्स्ट्रा मिल जा रहा है जो आगे पढ़ना है, या ऐसे पहले पढ़े भी होंगे। हुक्स लॉ क्या होता है, हुक्स लॉ बोले थे कि स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, ठीक है।
स्ट्रेन। तो यही बताता है हुक्स लॉ। तो यहाँ से हम लोग को क्या निकल के आया कि सिग्मा है जो किससे कहाँ से निकल के लाए कि tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, P बटा B होता है। P बटा B यानी सिग्मा बटा एप्सिलॉन, स्ट्रेस बटा स्ट्रेन। इसी का भी नाम क्या दे रहे थे, यंग्स मॉडुलस। तो इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते, फिर ई को हटाते हैं तो यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, सिग्मा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एप्सिलॉन। अगर इसी को हम स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्ट्रेन जो होता है हुक्स लॉ बताते थे कि इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हुक्स लॉ वैलिड है यहाँ पे। वैलिड कैसे, क्योंकि ये भी बताए थे कि जो स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, स्ट्रेन होता है। यानी यहाँ पे हम बोल सकते हैं अपना फिगर में कि जी ये जो O से A पॉइंट तक क्या होता है, हुक्स लॉ वैलिड होता है। हुक्स लॉ वैलिड मतलब स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, स्ट्रेन होता है। क्लियर। चलिए सी डैश को हम लोग अपर यील्ड पॉइंट बोलते हैं। अच्छा बी पॉइंट क्या है, नॉन लीनियर है, मतलब यहाँ से यहाँ तक लीनियर होता है। O से A तक लीनियर है, O से A तक लीनियर है। और A से B जो है रीजन उसको हम लोग नॉन लीनियर बोल रहे हैं। क्या बोलते हैं, नॉन लीनियर। तो ठीक है, यानी C तक इलास्टिक रीजन रहेगा। क्या रहेगा, C तक। इसको अपर यील्ड बोलते हैं, इसको अपर यील्ड बोलते हैं, और C को क्या बोलते हैं, लोअर यील्ड बोलते हैं। ठीक है। तो यानी C तक जो होता है इलास्टिक रीजन होता है। यानी यहां तक अगर आप लोड को क्या कर रहे हैं, लगा रहे हैं, और हटाने के बाद ये अपने शेप में आ जाएगा। प्लास्टिक रीजन क्या होता है कि इसमें ना हम लोग स्ट्रेस नहीं पढ़ाते हैं। यहाँ पे देखिएगा, इसको इरेज करके बताते हैं, थोड़ा सा इसको हटाते हैं ऐसा करके, देखिएगा यहाँ पे देखिए स्ट्रेस तो इतना ही है, स्ट्रेस तो इतना ही है, यही तक है स्ट्रेस। लेकिन स्ट्रेन क्या होता है, बढ़ते जा रहा है। स्ट्रेन कहां तक बढ़ के चल गया, डी पॉइंट तक चल गया। अगर हम स्ट्रेस नहीं भी बढ़ा रहे हैं फिर भी स्ट्रेन कहां तक चेंज हो जा रहा है, डी पॉइंट तक चेंज हो रहा है। तो इसी को प्लास्टिक रीजन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, प्लास्टिक रीजन। अच्छा उसके बाद कम स्ट्रेस बढ़ाते हैं। स्ट्रेस देखिए इतना ही बढ़ा है, स्ट्रेस इतना ही बढ़ा है, स्ट्रेस इतना ही बढ़ा है, तो स्ट्रेन कितना चेंज हो गया, इतना चेंज हो गया। ठीक है, यानी स्ट्रेस देने पे स्ट्रेन चेंज हो रहा है, बढ़ रहा है, लेकिन कम अमाउंट स्ट्रेस दे रहे हैं, लेकिन स्ट्रेन क्या हो रहा है, ज्यादा चेंज हो रहा है। इसी को हम लोग नेकिंग पॉइंट बोलते हैं। नेकिंग पॉइंट अभी समझा दी कि नेकिंग पॉइंट कैसा होता है, मतलब एरिया घट जाता है, वहां का एरिया क्या हो जाता है, घट जाता है, एरिया इस तरह से हो जाता है। तो यहां से एरिया घट गया, इसी को नेकिंग पॉइंट बोलते हैं। नेकिंग पॉइंट के बाद यहाँ पे क्या होता है, फ्रैक्चर हो जाता है। यहाँ पे क्या हो जाता है, फ्रैक्चर हो जाता है। ठीक है, तो यही हम लोग को बिहेवियर देखने को मिलता है कि रड पर अगर हम कुछ लोड लगाते हैं पहले तो इलास्टिक रीजन में ही रहता है, मतलब लोड हटाएंगे तो फिर से अपने शेप में आ जाएगा। प्लास्टिक रीजन में क्या होगा कि लोड लगा रहे हैं तो वो बढ़ते जाएगा, बढ़ जाएगा, फिर छोड़ने पे लोड अपने शेप में नहीं आएगा, तो उसको प्लास्टिक रीजन बोलते हैं। फिर आपका स्ट्रेन हार्डनिंग क्या हो गया, उस रीजन में क्या होता है कि वो एरिया रिड्यूस कर लेता है, कितना परसेंट से, 50% से। ठीक है, और रिड्यूस करने के बाद फिर और लोड लगाते हैं तो फिर क्या हो जाता है, फ्रैक्चर हो जाता है, मतलब फेल हो जाता है, टूट जाता है वहां पे। ठीक है, क्लियर है। चलिए, तो यही सब चीज कहाँ था, वहां पे हम लोग को फिगर में था, पीडीएफ में, जिसमें क्लियर नहीं दिख पा रहा था तो बोले थे कि हम लोग कहाँ पे देखेंगे, ग्राफ में देख लेंगे। चलिए और कुछ बताते हैं यहाँ पे। इलास्टिक रीजन से लेकर इलास्टिक रीजन अपर यील्ड पॉइंट से लेके फ्रैक्चर तक को हम लोग ना डक्टाइल बिहेवियर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डक्टाइल बिहेवियर। तो ऐसे भी पूछा जा सकता है कि इलास्टिक रीजन से फ्रैक्चर तक, फ्रैक्चर स्ट्रेन तक, इसको हम लोग फ्रैक्चर स्ट्रेन बोल सकते हैं। यहाँ पे इसको बोल सकते हैं फ्रैक्चर स्ट्रेन। ठीक है, तो इलास्टिक रीजन से लेके फ्रैक्चर स्ट्रेन तक के रीजन को हम लोग क्या बोलते हैं, डक्टाइल बिहेवियर। इससे अभी क्वेश्चन आने वाला है, अभी हम पेज में पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग कॉपी पे जाके जो पॉइंट्स है उसको पढ़ लेते हैं। ठीक है, इसी ग्राफ को हम लोग क्या कर रहे थे, अभी समझ रहे थे। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे प्लास्टिक रीजन क्या है, तो सभी के बारे में लिख दिए कि वो देखिएगा पॉइंट वाइज करके सबको लिखा होगा। तो पॉइंट प्लास्टिक रीजन में क्या बोले थे कि इन दिस रीजन स्ट्रेन इंक्रीजेज विदाउट इंक्रीजिंग इन स्ट्रेस। हम स्ट्रेस को नहीं भी बढ़ा रहे थे फिर भी मेरा स्ट्रेन क्या हो रहा था, बढ़ रहा था। ठीक है, तो प्लास्टिक जो रीजन में है वो स्ट्रेन कितना टाइम्स बढ़ जाता है, इलास्टिक रीजन से 10 से 15 टाइम्स बढ़ जाता है, 10 to 15 टाइम्स बढ़ जाता है। किससे, इलास्टिक रीजन से स्ट्रेन। मतलब यहाँ जो प्लास्टिक रीजन में जो स्ट्रेन होता है 10 to 15 टाइम्स किसका होता है, इलास्टिक रीजन का स्ट्रेन होता है। ठीक है, अच्छा प्लास्टिक रीजन में क्या होता है कि लोड को रिमूव करने के बाद भी इसमें क्या बोलते हैं उसको, शेप फिर से अपने वापस शेप में नहीं आएगा। ठीक है, तो ये सब चीज तो समझा ही दिए थे। अब आते हैं स्ट्रेन हार्डनिंग रीजन क्या था। तो इन दिस रीजन फर्दर एडिशन ऑफ स्ट्रेस, जब हम स्ट्रेस और दे रहे होते हैं तो उसमें स्ट्रेन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, बट स्ट्रेन फास्टर होता है। किससे, स्ट्रेस से। मतलब कम ही स्ट्रेस देते हैं तो स्ट्रेन ज्यादा आ जाता है, स्ट्रेस कम ही प्रोवाइड करने पे स्ट्रेन क्या होता है, ज्यादा आ जाता है। ठीक है, अल्टीमेट पॉइंट ऑफ हाईएस्ट ऑफ द कर्व द स्ट्रेस कॉरस्पॉन्डिंग टू द पॉइंट इज अल्टीमेट स्ट्रेस। ये क्या है, अल्टीमेट स्ट्रेस होता है। यानी ये पॉइंट था, देखिए कहाँ था, यहाँ पे इसको रोटेट करवाते हैं थोड़ा सा, देखिएगा यहाँ पे
ये इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, अल्टीमेट स्ट्रेंथ बोलते हैं यहाँ पे, ठीक है। चलिए, और ये ई से एफ रीजन है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रेंथ सॉफ्टनिंग रीजन बोलते हैं। यही आपका रप्चर पॉइंट है या फ्रैक्चर पॉइंट है, या उसको रप्चर स्ट्रेस बोल सकते हैं, रप्चर स्ट्रेंथ भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इसी को देख लेते हैं, एक सेकेंड, इसी पॉइंट को देख लेते हैं यहाँ पे। ईएफ क्या था, तो स्ट्रेन सॉफ्टनिंग रीजन और नेकिंग रीजन। ईएफ को हम लोग को क्या बोल रहे हैं, स्ट्रेन सॉफ्टनिंग रीजन या रेकिंग रीजन। एफ क्या है, तो ये जो फ्रैक्चर पॉइंट, इसको हम लोग क्या है, फ्रैक्चर पॉइंट बोलते हैं। द स्ट्रेस कॉरस्पॉन्डिंग टू दिस पॉइंट इज रप्चर स्ट्रेस या रप्चर स्ट्रेंथ। अच्छा, एक चीज बताए थे कि ये जब फेल होने से पहले इसका एरिया कितना रिडक्शन हो जाता है, तो 50% हो जाता है। तो परसेंटेज रिडक्शन एरिया एट द टाइम ऑफ द फ्रैक्चर इज अप्रोक्सीमेट 50%। कितना परसेंट से रिड्यूस हो जाता है उसका एरिया, 50% से। फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पस प्रोपोर्शनल लिमिट, इलास्टिक लिमिट and yield point are assumed to be the same because A, B, C are very close to each other. It means mild still is the linear elastic. ये जो अभी हम ऐसे करके दिखा रहे थे, ध्यान से समझिएगा ये पॉइंट क्या बोल रहा है, कि अभी हम जो आपको इस तरह से जूम करके दिखा रहे थे ना, इस तरह से जूम करके दिखा रहे थे, इसको प्रैक्टिकल पर्पस के लिए मतलब एक्चुअली में कैसा होता है, बहुत नजदीक होता है। ये तो हम जूम करके दिखा रहे थे, क्यों, समझाने के लिए, ठीक है। मतलब बुक में कैसा रहता है, क्यों रहता है ऐसे जूम करके समझाने के लिए, लेकिन एक्चुअली में कैसा रहता है, ऐसे रहता है, ऐसे रहता है। यानी यहाँ सब क्या रहता है, एक ही पॉइंट पे रहता है। ये जो आपका ए था, यहाँ पे क्या था, बी था, ये सी डैश था, यहाँ पे क्या था, सी था। तो ये सब पॉइंट जो ए बी सी डैश सी, यानी ए को क्या बोल रहे थे, लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी बोल रहे थे। यहाँ पे बी क्या था, इलास्टिक रीजन था, इलास्टिक पॉइंट था। सी क्या था, अपर यील्ड था। ये क्या था, सी डैश क्या था, अपर यील्ड था। सी क्या था, लोअर यील्ड था। यानी सभी के सभी एक ही मतलब एक ही पॉइंट पे होता है। फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पस प्रोपोर्शनल लिमिट, इलास्टिक लिमिट एंड यील्ड पॉइंट आर एज्यूम टू बी सेम। सबको सेम यू जूम करना, ऐसा कुछ होता है, लेकिन इसको जूम करके दिखाते हैं ताकि हम वहां पे पॉइंट समझ सके, ठीक है। लेकिन होता है एक्चुअली ऐसा, जो अभी बनाए ऐसा होता है, ठीक है। कैसा होता है, एक बार फिर से ग्राफ देख लीजिए, ऐसा होता है एक्चुअली में। सॉरी, स्ट्रेट लाइन बनाइए, स्ट्रेट लाइन पहले ऐसे ग्राफ बना दिए, स्ट्रेट लाइन हो गया, ऐसा होता है, इसके बाद ऐसा होता है, ठीक है। चलिए अब आते हैं, देखते हैं, तो इस पॉइंट को देखते हैं। इन लीनियर इलास्टिक मेटल हुक्स लॉ वैलिड इज विद इन द इलास्टिक लिमिट। यहाँ पे देखिए, पहले एक जो ग्राफ बनाए थे उससे समझिएगा। यहाँ पे ग्राफ में क्या था कि यहाँ तक ए पॉइंट तक हम क्या बोलते थे, प्रोपोर्शनल लिमिट है। बी तक क्या बोलते थे, इलास्टिक लिमिट है। ये क्या होता था, सी डैश होता था, उसके बाद क्या होता था, सी डैश होता था, सी होता था। तो हम बी को क्या बोल रहे थे, इलास्टिक लिमिट, और ए को क्या बोल रहे थे, प्रोपोर्शनल लिमिट। तो अगर आपको बोलेगा ना कि इन लीनियर इलास्टिक मेटल है, कैसा मेटल है, लीनियर इलास्टिक मेटल है, तब हम बोलते हैं कि लीनियर इलास्टिक लिमिट है। तो इसका मतलब कि इलास्टिक लिमिट तक, मतलब बी तक, कहां तक, बी तक हुक्स लॉ वैलिड होगा। हुक्स लॉ वैलिड मतलब स्ट्रेस जो है, स्ट्रेस कहां तक प्रोपोर्शनल होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन कहां तक होगा, तो बी पॉइंट तक होगा। लेकिन अगर वही हम बोले कि नॉन लीनियर इलास्टिक रीजन है, क्या है आपका, नॉन लीनियर इलास्टिक रीजन है, तो इस टाइम कहां तक हुक्स लॉ वैलिड होगा, ए पॉइंट तक ही होगा। ए पॉइंट कहने का मतलब प्रोपोर्शनल लिमिट तक। तो अगर आपका लीनियर इलास्टिक मेटल है तो कहां तक हुक्स लॉ वैलिड होता है, बी पॉइंट तक। बी पॉइंट का मतलब इलास्टिक लिमिट तक। अगर नॉन लीनियर इलास्टिक मेटल्स है तो उस टाइम जो हुक्स लॉ वैलिड कहां होता था, ए पॉइंट तक, मतलब प्रोपोर्शनल लिमिट। पॉइंट यहां पे देखते हैं, ड्यू टू राइज इन टेम्परेचर, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं कि माइल्ड स्टील में अगर आप टेम्परेचर देते हैं, इसका मतलब क्या है कि उसका यील्ड पॉइंट डिक्रीज कर जाएगा। उसका मतलब क्या है कि टेंसाइल और कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। सीधा सीधा आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि अगर हम माइल्ड स्टील में टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसमें टेंसाइल और कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्या होगा, बढ़ेगा घटेगा। तो क्या कहना है, घटेगा, ठीक है। क्योंकि हम अगर उसमें जो माइल्ड स्टील है उसमें टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसका यील्ड पॉइंट डिक्रीज हो जाता है। यील्ड पॉइंट डिक्रीज हो जाता है मतलब क्या, टेंसाइल और कंप्रेसिव स्ट्रेंथ दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, रिड्यूस हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, द फ्रैक्चर स्ट्रेन इज लार्जली डिपेंड अपॉन द परसेंटेज ऑफ कार्बन। जो फ्रैक्चर स्ट्रेन है, ग्राफ से देखिएगा, ग्राफ से समझिएगा। ग्राफ में फ्रैक्चर स्ट्रेन किसको बोल रहे थे, याद है, ग्राफ में फ्रैक्चर स्ट्रेन किसको बोल रहे थे, इसी पॉइंट को क्या बोल रहे थे, फ्रैक्चर स्ट्रेन बोल रहे थे। तो ये जहां पे जाके क्या होगा, आपका जो स्टील है वो फेल करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या था, फ्रैक्चर स्ट्रेन था, यहाँ पे क्या था, फ्रैक्चर स्ट्रेन। तो अगर आप कार्बन कंटेंट बढ़ाएंगे, कार्बन की मात्रा अगर स्टील में कार्बन मोर देन फ्रैक्चर स्ट्रेन लेस, फ्रैक्चर स्ट्रेन आपका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। फ्रैक्चर स्ट्रेन कम हो जाएगा। कैसे कम होगा, ग्राफ बना के दिखाएं आपको, एक सेकंड रुकिए, ग्राफ बना के दिखाते हैं। इसको मिटाते हैं पहले, मान लीजिए कैसे कैसे बिहेवियर देखने को मिलेगा वो समझ लेते हैं, ठीक है, ग्राफ से। तो ग्राफ बनाते हैं पहले इसका, देखिए यहाँ पे, चलिए ये ग्राफ बना रहे हैं, यहाँ पे ग्राफ बना रहे हैं, ठीक है। ग्राफ में क्या दिखा रहे हैं, दूसरा पेन से और लेते हैं इसको। ग्राफ में क्या दिखा रहे हैं कि मान लीजिए कि इसका पहले कार्बन कंटेंट जो है इसका
कार्बन कंटेंट है जो 0.2% है। कितना है? 0.2% है। एक को लेते हैं 0.4% है, एक को कितना लेते हैं 4% है, एक को कितना लेते हैं 0.8% है। 0 पॉइंट कितना है? 8% है। तो अगर फ्रैक्चर स्ट्रेंथ 0.2% है, 0.2% है, मतलब इसका फ्रैक्चर पॉइंट कहाँ है? यहाँ पे। दूसरा दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा है ना? इसको बोर्ड पे बताते हैं, रुक जाइए, इसको बोर्ड पे बताते हैं, ग्राफ से समझ लेते हैं इसको। ये ग्राफ बना दिया अपना, ये आपका स्ट्रेट लाइन हो गया। अब देखिए कार्बन कंटेंट की मात्रा, मान लीजिए कि हम कार्बन कंटेंट की मात्रा 0.2% रखते हैं, ठीक है। फिर कितना रखते हैं? मान लीजिए फिर 0.4% रखते हैं, 0.4%। फिर कितना रखते हैं? मान लीजिए 0.8% रखते हैं। कितना रखते हैं? 0.8%। तो इसका इसी को तो फ्रैक्चर स्ट्रेन बोलते थे। यहाँ पे क्या बोलते थे? फ्रैक्चर स्ट्रेन। तो ये फ्रैक्चर स्ट्रेन, इसका यह क्या हो गया? इलास्टिक रीजन हो गया। ये क्या हो गया? इलास्टिक रीजन। ई आर लिख देते, इलास्टिक रीजन। तो इलास्टिक रीजन से लेके और फ्रैक्चर स्ट्रेन तक को क्या बोलते थे? डक्टाइल बिहेवियर बोलते थे, मतलब डक्टाइल है। उसके बाद यहाँ से दूसरा पेन से इसको लेते हैं, ये क्या हो गया? यहाँ आपका फ्रैक्चर स्ट्रेन हो गया, ये आपका इसका क्या हो गया? इलास्टिक रीजन। तो इलास्टिक रीजन क्या हो गया? बढ़ गया, यानी। और डक्टाइल जो फ्रैक्चर स्ट्रेन था क्या हो गया? घट गया, यानी डक्टाइल बिहेवियर आपका क्या हो गया? घट गया, यानी फ्रैक्चर स्ट्रेन घट रहा है तो डक्टाइल भी क्या हो रहा है? घट रहा है, ठीक है। फिर उसी तरह से 8 वाला का फ्रैक्चर स्ट्रेन यहाँ आ जाएगा। देख रहे हैं कि फ्रैक्चर स्ट्रेन घटते जा रहा है, फ्रैक्चर स्ट्रेन घट रहा है, लेकिन इलास्टिक रीजन क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो यहाँ से आपको ये देखने को मिला कि अगर हम कार्बन का मात्रा बढ़ाते हैं तो डक्टाइल नेचर क्या हो जा रहा है? घट जा रहा है। डक्टाइल क्या हो रहा है? घट रहा है। ध्यान में आया? कार्बन अगर हम बढ़ा रहे हैं तो डक्टाइल घट रहा है। फ्रैक्चर स्ट्रेन ऑल्सो डिक्रीजेज, फ्रैक्चर स्ट्रेन वो भी घट रहा है, ठीक है। क्लियर? चलिए, और क्या क्या बिहेवियर देखने को मिलेगा अभी हम लोग नोट्स में देख लेंगे। अगर आप परसेंटेज ऑफ कार्बन बढ़ाएंगे, परसेंटेज ऑफ कार्बन बढ़ाएंगे तो क्या क्या घटेगा? डक्टिलिटी घट जाएगा, टफनेस घट जाएगा, बेल्डेबिलिटी घट जाएगा, फ्रैक्चर स्ट्रेन घट जाएगा। तो अभी देख रहे थे ना कि कार्बन कंटेंट अगर बढ़ा रहे थे तो फ्रैक्चर स्ट्रेन तो देख लिए कि घट रहा था, डक्टिलिटी भी घट रहा था। अभी टफनेस और बेल्डेबिलिटी क्या होता है अभी जस्ट इसके आगे वाले पेज में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अच्छा, जब हम उसको क्या बोलते हैं, कार्बन कंटेंट को अगर बढ़ाते हैं तो डक्टिलिटी घट रहा था, ब्रिटलनेस क्या होगा? बढ़ जाएगा, रेसिलियंस क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, हार्डनेस क्या होगा? बढ़ जाएगा, और अल्टीमेट स्ट्रेंथ या यील्ड स्ट्रेंथ भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, यील्ड स्ट्रेंथ भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ये सभी पॉइंट को अब हम लोग बारी बारी से डिस्कस करने वाले हैं। जो अभी देख रहे थे डक्टाइल क्या है, टफनेस क्या है, बेल्डेबिलिटी क्या है, फ्रैक्चर स्ट्रेन क्या है, ब्रिटलनेस क्या है, रेसिलियंस क्या है, हार्डनेस क्या है, सभी को हम लोग बारी बारी पॉइंट से देखने वाले हैं, ठीक है। यहाँ से देखिए स्टार्ट होगा, इसलिए वहां पे ना समझा के यहाँ से स्टार्ट करेंगे इसको। ये यहाँ एक सेकेंड रुक जाइए, देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल यहाँ से स्टार्ट करेंगे। इलास्टिक क्या है, प्लास्टिक क्या है, रेसिलियंस क्या है, टफनेस क्या है, हार्डनेस क्या है, डक्टिलिटी क्या है, ब्रिटलनेस क्या है, मेल्डेबिलिटी क्या है, सभी को बारी बारी से यहाँ देख लेंगे, ठीक है। तो इसलिए अभी उसको वहाँ पे ज्यादा टाइम नहीं दिए कि ये सब क्या है, तो आगे देखने वाले हैं। पहले आप पढ़ लेते, कुछ और पॉइंट देख लेते हैं। यहाँ पे स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर डिफरेंट ग्रेड ऑफ स्टील देख लेते हैं। अभी तक हम लोग माइल्ड स्टील के बारे में देख रहे थे, अब ग्रेड ऑफ डिफरेंट ग्रेड ऑफ स्टील देख लेते हैं। जैसे एग्जांपल दे तो माइल्ड स्टील है, HYSD है, HTS है। MS मतलब माइल्ड स्टील हो गया, यहाँ पे माइल्ड स्टील हो गया। HYSD मतलब हाई यील्डिंग स्ट्रेंथ डिफॉर्म बार हो गया, हाई यील्डिंग स्ट्रेंथ डिफॉर्म्ड बार, ठीक है। और HTS का मतलब हो गया हाई टेंसाइल स्टील, ठीक है। अच्छा, इसका अगर हम बात करें माइल्ड स्टील का, तो यील्ड स्ट्रेंथ जो होता है 250 न्यूटन पर mm² होता है। क्या होता है? 250 न्यूटन पर mm²। इससे ज्यादा होता है HYSD का, जिसका कितना होता है? 415 का भी होता है, 500 का भी होता है। और हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ का 600 से शायद 600 से 1300 न्यूटन पर mm² के बीच होता है। यानी यील्ड पॉइंट सबसे किसका होता है? माइल्ड स्टील का सबसे कम होता है, HYSD का उससे ज्यादा होता है, उससे ज्यादा भी किसका होता है? HTS का होता है। अगर हम वहां पे इसके बात करें, फ्रैक्चर पॉइंट की बात करें, तब फ्रैक्चर पॉइंट किसका होगा? क्योंकि हम कार्बन कंटेंट बढ़ाते जा रहे थे तो फ्रैक्चर स्ट्रेन क्या होता था? घटते जा रहा था। यानी यहाँ पे जो माइल्ड स्टील का फ्रैक्चर स्ट्रेन कम हो ज्यादा होगा, फिर जो HYSD का है उसका क्या होगा? कम होगा। HTS का क्या होगा? और भी कम होगा। यानी आप कह सकते हैं यहाँ पे कि जो फ्रैक्चर पॉइंट होता है सबसे ज्यादा माइल्ड स्टील का होता है, फिर HYSD का होता है, फिर किसका? HTS का होता है। वहीं पे यील्ड पॉइंट की बात करें तो सबसे ज्यादा किसका होता है? HTS का होता है, उसके बाद HYSD का होता है, उसके बाद माइल्ड स्टील का होता है। तो ये पॉइंट देख लेंगे, ये आपके ऑब्जेक्टिव में काम देंगे आपको, ठीक है। चलिए और देखते हैं, इट मींस माइल्ड स्टील इज मोर डक्टाइल। इसका मतलब क्या है कि फ्रैक्चर स्ट्रेन ज्यादा है, मतलब डक्टाइल नेचर का है, ठीक है, मतलब ज्यादा डक्टाइल है। इट मींस माइल्ड स्टील इज मोर डक्टाइल एज कंपेयर टू अदर ग्रेड ऑफ स्टील। जो सबसे ज्यादा डक्टाइल नेचर कौन है? सबसे ज्यादा डक्टाइल कौन देता है? तो माइल्ड स्टील, क्योंकि इसका फ्रैक्चर स्ट्रेन क्या होता? सबसे ज्यादा था। हाई टेंशन स्टील, जिसको अब HTS बोल रहे थे, हैज हायर यील्ड और अल्टीमेट स्ट्रेंथ देन द अदर ग्रेड ऑफ स्टील इज मोर ब्रिटल। मोर ब्रिटल का मतलब डक्टाइल कम है,
क्योंकि हम जान रहे थे, अभी हम बता रहे थे यहाँ पे कि अगर इसका फ्रैक्चर स्ट्रेंथ कम है, फ्रैक्चर स्ट्रेंथ कम है, फ्रैक्चर स्ट्रेंथ कम है मतलब ये डक्टाइल कम है, डक्टाइल कम है तो ब्रिटल क्या होगा, ज्यादा होगा, क्योंकि दोनों क्या है, रिवर्स है। ये अगर कोई भी मटेरियल है वो डक्टाइल कम है मतलब क्या है, ब्रिटल ज्यादा है, डक्टाइल कम है मतलब ब्रिटल ज्यादा है, ठीक है। चलिए, तो इसको हम बोल सकते हैं इस पॉइंट को कि अगर हाई टेंशन स्टील हैज हायर यील्ड और अल्टीमेट स्ट्रेन, जो सबसे ज्यादा यील्ड स्ट्रेन है, तो इसका मतलब क्या है कि ग्रेड ऑफ स्टील इसका क्या है, ग्रेड अदर ग्रेड ऑफ स्टील से ये क्या है, ज्यादा ब्रिटल है, मतलब डक्टाइल कम है तो ब्रिटल ज्यादा होगा। यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी सेम फॉर द ऑल ग्रेड ऑफ स्टील। यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है सभी ग्रेड ऑफ स्टील के लिए, जितने जैसे अभी HYSD था, माइल्ड स्टील था, HTS था, सभी के लिए यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है, सेम होता है, ठीक है। चलिए, एक के दो क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है आपको कि कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट। अगर स्ट्रेंथ ऑफ स्टील इंक्रीज हो रहा है विद द कार्बन कंटेंट, स्ट्रेंथ ऑफ द स्टील इंक्रीज विद कार्बन कंटेंट, तो यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील इंक्रीज विद द कार्बन कंटेंट, यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील रिमेन अनचेंज विद द वेरिएशन ऑफ कार्बन कंटेंट। पूछ रहा है तो इसमें कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, पूछा 3 गो स्टेटमेंट दिया है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम सेकेंड और थर्ड को देख रहे थे, अभी जस्ट पढ़े कि यंग्स मॉडुलस हमको कोई भी ग्रेड का स्टील रहे चेंज नहीं होता है, तो ये तो खत्म हो गया, दूसरा तो खत्म होगा, क्योंकि ये क्यों क्या बोल रहा है, यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील इंक्रीज विद द कार्बन कंटेंट। ये बोल रहा है कि अगर कार्बन कंटेंट की मात्रा बढ़ाते हैं तो यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील बढ़ जाएगा, तो ये तो चेंज ही नहीं होता, क्योंकि सभी ग्रेड के लिए क्या होता है, सेम ही होता है यंग्स मॉडुलस, यानी तीसरा सही है। फर्स्ट को अब देख लेते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ स्टील इंक्रीज विद द कार्बन कंटेंट। तो हाँ, अगर हम कार्बन कंटेंट बढ़ा रहे थे तो देख रहे थे HYSD का वैल्यू ज्यादा आ रहा था, HTS का वैल्यू ज्यादा आ रहा था, मतलब स्ट्रेंथ ऑफ स्टील बढ़ता है विद द कार्बन कंटेंट, ठीक है। अगर आप कार्बन कंटेंट की मात्रा बढ़ा रहे हैं तो स्ट्रेंथ ऑफ स्टील भी क्या होता है, बढ़ता है, यानी ऑप्शन नंबर 1 और 3 सही है, ठीक है, डी सही है, 1 और 3 स्टेटमेंट सही है। अब देख लेते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग टेंसाइल स्ट्रेंथ डायग्राम फॉर कार्बन स्टील विद द वैल्यू ऑफ कार्बन कंटेंट। ये जो अभी आप माइल्ड स्टील में पढ़ रहे थे, माइल्ड स्टील का, तो वहां पे क्या देख रहे थे हम लोग कि अगर हम कार्बन कंटेंट की मात्रा बढ़ाते हैं रिगार्डिंग टेंसाइल टेस्ट डायग्राम, जो अभी हम आपको डायग्राम बढ़ाए थे, तो उसमें कार्बन कंटेंट बढ़ता था तो क्या क्या होता था, तो द अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ स्टील इज डिक्रीज, स्ट्रेंथ क्या होता था, डिक्रीज नहीं इंक्रीज होता था, तो ये गलत हो गया। द इलंगेशन बिफोर फ्रैक्चर इंक्रीज, इलंगेशन यानी इलंगेशन बिफोर फ्रैक्चर इंक्रीज, फ्रैक्चर पॉइंट क्या होता था, इंक्रीज हो जाता था, तो फ्रैक्चर पॉइंट क्या हो जाता था, डिक्रीज हो जाता था, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। डक्टाइल ऑफ मटेरियल डिक्रीज, हाँ, तो डक्टाइल ऑफ मटेरियल क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता था, क्योंकि फ्रैक्चर स्ट्रेंथ डिक्रीज होता था, फ्रैक्चर स्ट्रेंथ क्या होता था, डिक्रीज, इलास्टिक रीजन इंक्रीज, माने डक्टाइल बिहेवियर उसका क्या हो जाता था, कम हो जाता था, तो ये तीसरा ऑप्शन सही है। द अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ स्टील इंक्रीज, तो स्ट्रेंथ क्या हो जाता था, बढ़ जाता था, अल्टीमेट स्ट्रेंथ बढ़ जाता था, डिक्रीज तो गलत हो गया था, तो ये इंक्रीज सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी, 3 और 4 क्या है, सही है, ठीक है। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर द अदर मटेरियल। अब हम लोग दूसरे मटेरियल के लिए स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व देख लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इस कर्व को, तो यहाँ पे देख रहे होंगे कि कुछ मटेरियल रबर है, कॉर्क है, कंक्रीट है, माइल्ड स्टील है, एल्युमिनियम है, कॉपर है, आपका कास्ट आयरन है, ठीक है। तो इसमें देख रहे हैं कि रबर का जो स्लोप देख रहे हैं बहुत कम है, तो रबर का स्लोप कम है, इसका मतलब कि इसका यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी क्या है, कम है। जिसका स्लोप कम, उसका यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी क्या होगा, कम, मतलब जो जिसका यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कम है वो इलास्टिक भी क्या होगा, कम ही होगा, ठीक है। यदि यहाँ पे जो जैसे रबर का, मान लीजिए कि रबर का माइल्ड स्टील को दिखाते हैं, तो रबर का जो यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कम है, मतलब ये लेस इलास्टिक है, किससे, माइल्ड स्टील से, किसी से भी कंपेयर कर सकते हैं। यानी यहाँ पे हम एक रिलेशन दे दिए कि हम सभी को किससे कंपेयर कर रहे हैं, स्टील से कर रहे हैं। तो अगर यंग्स मॉडुलस ऑफ जो स्टील है वो 2 गुना किसका है, कॉपर का है। स्टील का जो यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है एल्युमिनियम का कितना है, 3 गुना है, और 10 से 20 टाइम्स किसका होता है, कंक्रीट का है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख भी दिए कि फ्रॉम ग्राफ लीस्ट स्लोप फॉर रबर, सो रबर इज हैविंग लीस्ट मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, देयरफॉर इट इज लीस्ट इलास्टिक। अगर हम माइल्ड स्टील की बात करते हैं, माइल्ड स्टील इज मोर इलास्टिक देन द रबर, क्योंकि इसका जो आपका यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है माइल्ड स्टील का वो क्या है, ज्यादा है। तो माइल्ड स्टील इज मोर इलास्टिक देन द रबर, द इलास्टिसिटी ऑफ ए मेटल इज रिप्रेजेंटेड बाय द यंग्स मॉडुलस, ठीक है। तो ये आज का टॉपिक खत्म होता है। कल से हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल पे चलेंगे, जहां पे इलास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी, रेजिलेंस और टफनेस, हार्डनेस, ये सब के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो